स्वागत है आपका विंग कमांडर अनुमा आचार्य नई परख के मंच पर। आज हम लोग पहली बार मिल रहे हैं और नई परख के दर्शकों की तरफ से और मेरी तरफ से आपका अभिवादन। हम सब लोग जानते हैं, आपका परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। आप अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है और खास तौर से रक्षा संबंधी मामलों के ऊपर आपको महारत है, अपनी पृष्ठभूमि के कारण भी और वैसे भी। हाल ही में जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, सीडीएस, जनरल अनिल चौहान, मेरे ख्याल से 13 फरवरी को उन्होंने 2 कार्यक्रमों में भाग लिया और दोनों कार्यक्रमों में उन्होंने जो वक्तव्य दिए उनको अगर मिला के पढ़ा जाए तो उससे स्पष्ट हो जाता है कि उन वक्तव्यों को देने के पीछे जो मकसद था वो ये था कि जवाहरलाल नेहरू की जो चाइना पॉलिसी थी, चीनी नीति थी, उसकी आलोचना की जाए या उसकी आलोचना का रास्ता खोला जाए। इसी बीच में मैंने आपका एक वक्तव्य एक्स के ऊपर आपकी एक पोस्ट पढ़ी, जिसमें आपने ये लिखा कि ये वक्तव्य सीडीएस चौहान से दिलवाया गया है राजनीतिक मकसदों से, ताकि जनरल नरवणे की किताब से, जब राहुल गांधी ने जनरल नरवणे की किताब को लोकसभा में कोट करने की कोशिश की, उनके उद्धरण पढ़ने की कोशिश की, तो उससे जो समस्या पैदा हुई सरकार की चीनी नीति के ऊपर एक एक विराट सवालिया निशान लग गया। नरेंद्र मोदी की अपनी चीन संबंधी जो निर्णय क्षमताएं हैं, उनके ऊपर बड़ा सवालिया निशान लगा। तो आपने अपने वक्तव्य में लिखा है, आपने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सीडीएस जनरल चौहान का जो वक्तव्य है 13 फरवरी को दिया हुआ, वो दरअसल इस पूरे मामले को एक स्पिन देने की कोशिश है, जो कि भारतीय जनता पार्टी अक्सर करती रहती है इस तरह की हरकतें। आप क्या उस पर और खोल के प्रकाश डालेंगी ताकि नई परख के दर्शक समझ पाए कि दरअसल खेल क्या चल रहा है? आपको नमस्कार और नई परख के आपके सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। कल जो जैसे अचानक ये डिबेट मेरे लिए एआईसीसी की तरफ से आया, तो मुझे ऐसा लगा कि ये अचानक कहाँ से इस तरह की कोई बात आई। तो फिर मुझे पहली ही नज़र में ये लगा कि शायद जनरल नरवणे की किताब के ऊपर फुट पे है, इसलिए वो ऐसा करने की कोशिश की। लेकिन फिर आज जब एक दूसरी घटना मेरे देख, जो कि निखिल गुप्ता का कबूलनामा था, जिसने अमेरिका में जो गुरपतवंत सिंह पन्नू की जो हत्या की साजिश थी, उसमें शामिल होने की बात उसने जब कबूल कर ली, तो मुझे लगा कि ये दोनों बातें थी। ये केवल जनरल नरवणे की किताब के ऊपर से ध्यान हटाना नहीं था। एक तरफ जहां मोदी सरकार पूरी तरह से एप्स्टीन फाइल और उसके अलावा अडानी के समन और उसके फेर में पड़ी हुई थी, ऊपर से ये निखिल गुप्ता का जो कबूलनामा है, ये उसके ऊपर एक और क्या कहेंगे, करेला नीम चढ़ा हो गया। तो मुझे ऐसा लगा, लेकिन जो बात मैंने जनरल अनिल अनुमा जी, चौहान अगर के आप बारे में। दर्शकों को याद दिलाने के लिए ये निखिल गुप्ता वाले प्रकरण पे कुछ पंक्तियां बोल दें, क्योंकि जी, गुरप्रपंत सिंह पन्नू ने वहां पर एक मुकदमा दायर किया था अदालत में, कि कुछ मेरी हत्या करने की कोशिश की जा जी, रही है, और जिसके अंदर उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल। अजित डोभाल को भी उन्होंने एक पक्षकार बनाया था। जी। जी, असल में वो मुद्दा मैं एक जल्दी से उसे लेती हूँ कि पिछले करीब 4 सालों में 2-3 घटनाएँ हुई। एक तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने भारत को निज्जर की हत्या का दोषी बताया, जो कि हम्म, कैनेडियन नागरिक था। हम्म, उसी के आसपास करीब 1 साल के अंदर ये भी मालूम पड़ता है कि अमेरिकन नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नून, जो कि एक अलगाववादी हैं, खालिस्तान के समर्थक हैं और अमेरिका के नागरिक हैं। तो इनकी हत्या के लिए एक सुपारी दी गई थी, और सुपारी दी गई थी निखिल गुप्ता को, जो कि ऐसा कहा जाता है कि एक तरह की कोवर्ट ऑपरेशन को अंजाम देने वाला था। और अमेरिकी एजेंसी ने थोड़ा ज्यादा ही चतुराई के साथ, उनके हिसाब से उन्होंने उसको पहले तो एक सुपारी लेने वाला बन के मिले, उसके एजेंसी का एक व्यक्ति, और अंततः चेकोस्लोवाकिया, चेक गणराज्य के प्राग में निखिल हम्म, को 2023 में गिरफ्तार कर दिया गया, और फिर 2024 में उसे न्यूयॉर्क की अदालत में न्यूयॉर्क को सौंप दिया गया। हम्म, तो ये पूरी कहानी जो थी, इसमें भारत सरकार का हाथ आता हुआ दिखा था। हम्म, और इसीलिए अमेरिकी सरकार के सामने भारत सरकार का जो अधिकृत पक्ष है, वो ये है कि इस किसी ऑपरेशन से भारत सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ऐसी जब घटनाएं आती हैं,
तो भारतीय जनता पार्टी के सामने दो चीजें होती हैं। एक तो वो उन भारतीयों का इंटरेस्ट जो अमेरिका में रह रहे हैं, क्योंकि एक सॉफ्ट पावर जो होता है उसका डिस्टरबेंस, उसका बैलेंस बिगड़ता है, क्योंकि अगर हमारे लोग वहां रह रहे हैं, हमारे भारतीय मूल के, तो उनके ऊपर भी इसका कहीं ना कहीं छाया तो पड़ती ही है। दूसरी चीज ये है कि जब भी मोदी सरकार इस तरह के किसी प्रॉब्लम में फंसती है, बड़ी हेडलाइन आती है, तो ये हेडलाइन बदली जाती है देश के अंदर। तो इस समय मुझे कल जो लग रहा था कि जनरल नरवणे की किताब के ऊपर ये हेडलाइन बदलने की कोशिश थी, जनरल अनिल चौहान का जो बयान था, लेकिन ये दूसरा मुद्दा भी उसी में शामिल था जिसमें निखिल गुप्ता ने कबूलनामा किया है। और हम नहीं जानते कि अमेरिका जो अभी तक हमारी जो ट्रेड डील करके उसने कान उमेठे मोदी सरकार के, अब क्या इस मुद्दे पर भी कुछ हमारे लिए आने वाला है, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन अब मैं आती हूँ जनरल अनिल चौहान के उस वक्तव्य पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मेरी तरह कई वेटरन्स ऐसा हैं अभय जी, जिनको ये लगता है कि भारतीय सेनाओं का बुरी तरह से राजनीतिकरण हो रहा है। क्योंकि जनरल अनिल चौहान खुद, वे सीडीएस के पद के लिए अधिकृत रूप से लायक नहीं थे, मतलब क्वालिफिकेशंस की बात कर रही हूं। वे एक जूनियर अधिकारी थे, लेफ्टिनेंट जनरल होकर रिटायर हो चुके थे, और उस समय जनरल एमएम नरवणे सेना अध्यक्ष थे जो कि सीनियर थे। तो उनके रहते हुए ही जनरल अनिल चौहान को सीडीएस के पद पर बिठा दिया गया, यानी कि वरीयता का क्रम ना केवल तोड़ा गया, ध्वस्त कर दिया गया। और इस तरह की आदतें भारतीय जनता पार्टी की अभी वाली सरकार को तो ज्यादा हो गई है, लेकिन ऐसा मैं मानती हूं कि ऐसी आदतें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार को थी। क्योंकि एक बार नौसेना अध्यक्ष एडमिरल विष्णु भागवत को किसी बात में उनसे उनका मनमुटाव हो गया था, या कोई बात ऐसी थी जो जनरल विष्णु भागवत नहीं मान रहे थे, सेनाओं की तरफ से वो बात करना चाहते थे, तो उनको अटल बिहारी सरकार में सैक कर दिया गया था। और भारत के इतिहास में ये पहली ऐसी घटना थी कि किसी एडमिरल को, नौसेना अध्यक्ष को सैक कर दिया गया था, जिसके कारण हमारी सेनाओं के सीनियर अधिकारियों में एक तरह का अंदर से भय है कि हम इतनी मेहनत करके, इतनी गरिमा के साथ बड़े बड़े पदों पर पहुंचे हैं, अगर हमें यहां से हटा दिया जाएगा तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी और देश के सामने हमारा सिर नीचा हो जाएगा। इस डर के कारण हमारे सेना के अधिकारी, वैसे भी सेनाएं जो होती हैं हमेशा सरकार की तरफ होती हैं, और होना भी चाहिए, क्योंकि वो देश की सुरक्षा और सीमा की रक्षा करती हैं। तो लेकिन सेनाएं जो होती हैं वो लोकतंत्र की साइलेंट कस्टोडियन है। वो कभी मुखर होकर, सेना में जब तक कोई जनरल रहता है या कोई भी अधिकारी रहता है, वो अपनी सरकार के खिलाफ कभी कोई बयानबाजी नहीं करता। तो जनरल अनिल चौहान इसलिए भी शायद आए, काफी लोगों की ऐसा मानना है कि जनरल एमएम नरवणे ने जिस तरह से वो जो किताब लिखी है, उसी दौर की बात है जब सीडीएस का चयन होना था। तो उन्होंने इस बात को ऊपर के वरिष्ठों के सामने रखा, जिसके कारण उन्हें ऐसा लगा बीजेपी सरकार को कि ये तो बोलते हैं, तो अभिव्यक्ति करते हैं। वैसे भी जनरल एमएम नरवणे हैं, उनके पिता एक वायुसेना के अधिकारी थे और माँ एक रेडियो ब्रॉडकास्टर थी। मतलब एक बहुत ही प्रबुद्ध परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें सभी लोग ऑथर रहे हैं, लिखे हैं, उनके पिता ने भी बुक लिखी है। तो बात ये थी कि जनरल एमएम नरवणे क्योंकि अभिव्यक्तियां कर सकते हैं, तो उनको सीडीएस के पद के योग्य सरकार ने नहीं समझा, जबकि वे सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। अब जनरल अनिल चौहान इस एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? तो अब जबकि ये सारा परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर अलग अलग तरीकों से ऐसे आरोप आ रहे हैं, ऐसी चीजें हो रही हैं जिसमें पूरे भारत के लोगों की आंखें खुल रही हैं, ऐसे में नेहरू जी इनका फेवरेट जो हेडलाइन बदलने का काम है वो नेहरू जी के ऊपर किया करते हैं। हम सब ये जानते हैं कि जब भी कोई चीज में सरकार का नाम खराब होता है, तुरंत पंडित नेहरू का नाम ले लेते हैं। तो इसी तरह कल जनरल अनिल चौहान ने, लेकिन वो प्रोबेबली जैसे शब्दों का, मतलब हाइंडसाइट का प्रयोग करते रहे। वैसे तो हाइंडसाइट में तो कोई जाके बहुत सी चीजों को कहे कि आप कोविड का मैनेजमेंट अच्छा कर सकते थे, आप लद्दाख में जो क्लैश हुआ था उसको बेहतर कर सकते थे, आप बार बार सेना अध्यक्षों की मीटिंग के बजाय विदेश मंत्री की और रक्षा मंत्री की मीटिंग करवाते चीन के काउंटर पार्ट से, तो बेहतर हो सकता था। तो जनरल अनिल चौहान का ये कहना बहुत साफ दिखाता है कि उनके पॉलिटिकल मास्टर्स ने उन्हें इस तरह की कंट्रोवर्सी खड़ा करने को कहा था। और अपनी बात का थोड़ा अगर आप कहें तो मैं पुराने समय से 2019 से थोड़ा सा प्रमाण देना चाहती हूँ, अगर आप मुझे इजाजत देंगे तो मैं जरूर आप नहीं, आप जरूर दीजिए।
एक एक मेरी जिज्ञासा है सीडीएस के पद को ले, ताकि मैं इस बात को कहता भी रहा हूं, लेकिन आप जब इसकी तस्दीक करेंगी तो मैं मान मान लूंगा कि मेरी बात सही है या पूरी तरह सही नहीं है। मैं ये मत समझता हूं कि सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद जो है वो एक पॉलिटिकल अपॉइंटी है, वो राजनीतिक दृष्टि से उसकी नियुक्ति की जाती है। वो कोई, जैसे आपने कहा कि रिटायर होने के बाद बनाया गया था उनको, तो वो जी कोई, हाँ, वो कोई सर्विंग जनरल नहीं थे। तो क्या इसके पीछे, क्या ये सीडीएस की नियुक्ति के पीछे राजनीतिक दृष्टिकोण होता है, उस लिहाज से चुन के उनको नियुक्त किया जाता है? नहीं नहीं, देखिए क्या हम्म, हुआ था कि जो कारगिल कमेटी की रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारी सीखें हमें मिली थी। उनमें हाँ, से एक ये भी थी कि वायुसेना और आर्मी के बीच में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा नहीं बन पाया था। हमने वो पूरा युद्ध जीता था, लेकिन हम्म, उसके बाद भी समन्वय वैसा नहीं बन पाया था। तो ऐसा सोचा गया कि हम्म, तीनों सेनाओं का एक चेहरा हो, जिसको हम सीडीएस का एक पद बनाएं। चीफ ऑफ स्टाफ की तरह पहले वो काम करता रहा है पिछले 25 सालों में भी। सीडीएस का पद जब बिपिन रावत जी को मिला, उसके पहले भी 20 सालों में जो सीनियर मोस्ट सेना अध्यक्ष होता था, चाहे वो आर्मी का हो, नेवी का हो या एयरफोर्स का हो, उसको चीफ ऑफ स्टाफ कहा जाता था। मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ना कह के, सीडीएस ना कह के, तो वो कहा जाता था। और इस पद पर बहुत समय से एक व्यक्ति काम कर रहा था कारगिल के बाद, पर हम्म, वो सबसे सीनियर होता था। और हम्म, यही बात जो है आगे भी रखी गई। जब सीडीएस का पद क्रिएट किया गया, उसके 5 स्टार लगाए गए। आपको पता होगा कि हमारे जैसे नौसेना में नेल्सन रिंग होती है, उसके साथ में 4 चमकीली पट्टियां होती हैं, तो वो नौसेना के चीफ पहनते हैं। उस नेल्सन रिंग एक गोल होता है, सुनहरे रंग का गोल, और उसके बाद 4 पट्टियां होती हैं, उसे नेल्सन रिंग और उसकी पट्टियां कहते हैं। तो वो 4 पट्टियां पहनते हैं नौसेना अध्यक्ष। वायुसेना में एक मोटा रिबन होता है, जो गहरे नीले रंग का और आसमानी रंग का होता है, और उसके बाद 4 पट्टियां होती हैं। तो मतलब ये 4 स्टार, और आर्मी में 4 स्टार्स होते हैं और उसके साथ में वो एम्ब्लेम होता है। तो जो 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी है ना, वो वही हम्म, 4 स्टार्स की कहानी है। वो कोई और 4 स्टार्स नहीं है। तो 4 स्टार वाला जनरल कहा जाता है तीनों सेना अध्यक्षों को, अलग अलग सेनाओं में। अब सीडीएस के पद में 5 स्टार होते हैं। तो ये था तो ऐसा पद जो कि सरकार, ब्यूरोक्रेसी और सेनाओं के बीच में एकमात्र सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो ये राजनैतिक पद नहीं था, जब तक कि बिपिन रावत पहले सीडीएस नहीं बने। जनरल बिपिन रावत अपने समय से ही, क्योंकि वो राजनीति, उनको सेनाध्यक्ष बनाने में जनरल प्रवीण बख्शी और एक जनरल हरीज थे, लेफ्टिनेंट जनरल, दोनों सीनियर थे उनसे। उनको किनारे किया गया, तब जाके जनरल बिपिन रावत को पहले तो सेनाध्यक्ष बनाया गया। और चूंकि फिर वो सीनियर मोस्ट सेनाध्यक्ष थे तीनों सेनाओं में, तो वो ही सीडीएस के पद पर काबिज हुए। बाद में सरकार ने उन्हीं को बनाया। लेकिन जनरल अनिल चौहान को सीडीएस बनाने के लिए जो ये वरीयता का क्रम था, इसे पूरी तरह से इसके नियम बदल दिए गए, और अब ये कहा गया कि सरकार चुनेगी उसे। तो यहां से राजनीतिकरण और भी गहरा हो गया। इसके पहले तो ये सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, राजनीतिक लोग यानी कि शीर्ष नेतृत्व, ब्यूरोक्रेसी और सेनाओं के बीच में। लेकिन अब वो एक राजनीतिक पद ज्यादा हो गया है। लेकिन तो अनुमा जी, जब जनरल 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 बिपिन रावत का एक दुर्घटना में देहांत हुआ, उसके बाद काफी समय तक इस पद के ऊपर किसी को नियुक्त नहीं किया गया। जी, हाँ, काफी समय अगर ये पद तक इतना ही नहीं। जरूरी है कि एक सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट चाहिए सभी सेनाओं के बीच में, ब्यूरोक्रेसी और सरकार के बीच में, तो ये बीच का वक्फा इतनी दिनों तक खाली क्यों रहा? दरअसल हमारी सेनाएं अपने आप में काफी चीजों में सक्षम है, लेकिन ये सरकार, जो पहले की सरकारें, कारगिल रिव्यू कमेटी में ही एक ये बात आई थी कि हमें एक तो सीडीएस के पद की बात आई थी, दूसरे थिएटराइजेशन ऑफ कमांड की बात आई थी। अब ये क्या होता है कि इस तरह के मुद्दे जब शुरू होते हैं तो वो कई एंगल्स की तरफ जाते हैं। तो जी, थिएटराइजेशन ऑफ कमांड में यूं था कि जो हमारे अलग अलग चारों दिशाओं में जो कमांड है, उनमें एक ही कमांड होगी जिसके अंतर्गत आर्मी ने, मतलब आर्मी की तो बटालियंस रहेंगी ही, एयरफोर्स की कमांड भी वहां रिपोर्ट करेंगी, उनमें कुछ स्क्वाड्रंस अलग अलग जगहों पर डिप्लॉय की जाएंगी। तो थिएटराइजेशन ऑफ कमांड इसलिए नहीं हो पा रहा है कि 42 स्क्वाड्रंस की जगह हमारे पास 24 या 25 इफेक्टिव स्क्वाड्रन बची हुई हैं। तो अगर सेना के, वायुसेना के इतने से एसेट्स को भी अगर हम बांट देंगे,
तो हम उसको कहीं पर भी ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये थिएटराइजेशन ऑफ कमांड का काम दिया गया था जनरल रावत को, लेकिन एयरफोर्स की कंसिस्टेंटली इसको डिनायल और एक तरह से नकारने के कारण बार बार एयरफोर्स ये पिच बनाती रही है कि इतने से रिसोर्सेस को आप 4 भागों में या 5 भागों में या 7 में मत बांटिए। जितनी आर्मी की कमांड है उतनी जगह बांटना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास तो है ही नहीं चीजें बांटने को। तो थिएटराइजेशन अगर हो जाता तो सरकार को यह लग रहा था कि उसके बाद सभी पर नियंत्रण करना आर्मी के जरिए संभव हो जाएगा, लेकिन सरकार ये भूल गई कि तीनों सेनाएं अपनी अपनी विशेषताएं और अपनी अपनी स्किल्स रखती हैं, और कोई भी प्रोफेशनल ये नहीं चाहेगा कि उसे जबरदस्ती एक ऐसी सर्विस के अधीन कर दिया जाए जो उसकी स्पेशलिटी को ना समझती हो। तो हुआ ये था कि सरकार सोच रही थी कि हम लगभग थिएटराइजेशन के पास आ गए हैं, और अगर हम इस समय ये पद पे किसी को नहीं भी रखते हैं तो हमारी सेनाओं को अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा। और सरकार को एक तरह से ये भी लगने लगा है, मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत सोचना है, कि हमें अब तो कोई चीन से खतरा नहीं, क्योंकि सरकार बार बार झुक जाती है उनके सामने। हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है आपने देख ही लिया है, तो हम जितना भी चाइनीज हमारे यहाँ डंप कर रहा है हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं। तो सरकार को ये लगने लगा था कि चाइना को एक तरह से पटा लिया है और इस पद के रहने या नहीं रहने से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा है, उन्हें ऐसा लगता था। लेकिन फिर उन्हें लगा कि अगर जनरल नरवणे जैसे लोगों को नील डाउन करवाना है या उनके ऊपर किसी एक को बिठा देना चाहिए, तभी ये हो पाएगा। इस तरह से वो पद बहुत समय तक खाली रहा, और उसके बाद जनरल नरवणे को एक तरह से सबक सिखाते हुए उनसे जूनियर अधिकारी को सीडीएस के पद पर ये सरकार लेकर आई। ठीक। अब हम लोग उसी विषय पे आ जाएं कि जो सीडीएस जनरल चौहान ने जो वक्तव्य दिया है नेहरू की चीन नीति के ऊपर। जी, मुझे ऐसा लगता है कि चीन का तिब्बत पर कब्जा तो 1950 में हो चुका था। हम उस समय हमारी जो आजादी को सिर्फ 2.5 साल हुए थे। तो ये कहना जनरल अनिल चौहान का, और दूसरे स्पेक्यूलेशन के साथ कहना कि वो उसमें प्रोबेबली शब्द का उन्होंने प्रयोग किया है, तो इसका अर्थ है कि ना वो किसी आर्काइव से बात कर रहे हैं, ना वो किसी इतिहास की किताब को कोट कर रहे हैं। ये उनका व्यक्तिगत विचार है, और व्यक्तिगत विचार के उपजने का कारण सरकार की राजनीति है, ये साफ दिखता है। तो मुझे लगता है कि कल मेरे साथ डिबेट में जो एक जनरल साहब थे, मेजर जनरल, उन्होंने 2 बातें पूछी एंकर से, और वही मैं आपके सामने रखती हूँ। पहला तो उन्होंने पूछा कि हम इस मुद्दे पर आज डिबेट कर क्यों रहे हैं? ऐसा क्या हुआ है, सिवाय एक कहीं से आके उड़ता हुआ एक बयान किसी ने दिया, बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी आर्काइव के, उद्धरण के, किसी चीज के, तो हम इस पे डिस्कशन क्यों कर रहे हैं? और दूसरी चीज, ये बयान एक राजनीतिक बयान है, सीडीएस को स्ट्रेटेजी प्लान करने पर फोकस करना चाहिए, सीडीएस को राजनीतिक बयान देने का हक नहीं है, ये सेना के ही एक मेजर जनरल ने कहा कल। तो कल का जो जनरल चौहान का बयान था, सरकार के जो एहसान सरकार के ऊपर था, का उनके ऊपर था, उसको वो एक तरह से उसी के प्रतिबद्धता के कारण इस तरह का उन्होंने बयान दिया, और ऐसे समय में दिया जब हेडलाइन बदलने की सरकार को जरूरत पड़ रही थी। लेकिन चूंकि ये पूरी तरह से वो जो हेडलाइन बदलने का जो एक मंतव्य था वो पूरा नहीं हुआ, और काफी लोगों ने इसके ऊपर इसके खिलाफ बोल दिया, तो सरकार फिर उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंसिस्ट नहीं कर पाई। और ये वो सरकार है कि जिसने सेनाओं के राजनीतिकरण को, मैंने तो 2019 से तब देखा जब हमारे एक बहुत ही स्किल्ड सेना के एयर मार्शल साहब थे, और मैंने उनके साथ करीब एक पूरी टेन्योर मेरे पोस्टिंग की है, बेहद स्किल्ड, बहुत साहसी। उनका नाम था एयर मार्शल रघुनाथ नंबियार। जब नरेंद्र मोदी जी ने वो एक मैं उसे क्या कहूं, मतलब बिना तुक्का बेतुका बयान दिया था कि चूंकि बालाकोट स्ट्राइक हम बादल वाले दिन कर पाए क्योंकि उस दिन रडार को डिटेक्ट करने में आसानी नहीं होती, और तो एयर मार्शल रघुनाथ नंबियार ने एक दिन के बाद अपनी तरफ से बयान जारी किया कि हाँ, जब बादल होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम रडार के साथ हो सकती है। तो वहां से मैंने अपनी आंखों से राजनीतिकरण देखना शुरू किया कि इतना जहीन हमारा एयर मार्शल, इतना स्किल्ड मिराज पायलट, इतना स्किल्ड प्रीमियर हमारी स्क्वाड्रंस का कमांडिंग ऑफिसर जो रहा हो, और इतना सीनियर अधिकारी रहा हो, कमांडिंग इन चीफ थे वो उस समय, और उनको भी सरकारी इच्छा के आगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को सपोर्ट कीजिए बादलों और रडार वाले को, और उनको आके करना पड़ा था। तो पहला तो मैंने उदाहरण तब, मेरा ध्यान तब जाना शुरू हुआ था।
उसके बाद हमने देखा जनरल बिपिन रावत ने कई ऊटपटांग बयान दिए जिसमें उन्होंने एयरफोर्स को सपोर्ट सर्विस कह दिया। फिर उसका उनको जो है फायर फाइटिंग करनी पड़ी, उसके लिए सेनाएं काफी, वायुसेना से काफी रिएक्शन आए थे उसके। उसके बाद हमने देखा कि जनरल बिपिन रावत को टूर ऑफ ड्यूटी के लिए फोर्स किया सरकार ने, लेकिन उन्होंने नहीं किया। मुझे कई बार ऐसा लगता है, देखिए हम सबके सामने ये प्रमाणित हुआ है कि जनरल बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंटल क्रैश हुआ था, लेकिन मैं एक चीज अपनी आंखों के सामने से हटा नहीं पाती कि उस दिन के 4 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर उत्तराखंड के चुनाव थे। दूसरे, जनरल बिपिन रावत थिएटराइजेशन ऑफ कमांड नहीं कर पाए थे और टूर ऑफ ड्यूटी भी नहीं कर पाए थे, और उसके 1 साल के बाद वो रिटायर हो जाते तो उनका कोई प्रयोजन नहीं रह गया था। एज अ सीडीएस उनसे जो काम निकलवाने थे वो करने के योग्य नहीं पाए गए थे सरकार के द्वारा। तो मुझे कई बार एक इस तरह की थ्योरी भी लगती है कि कहीं कुछ ऐसा तो अनटुवर्ड्स नहीं हुआ है। ये मेरा अपना विचार है, कई बार मुझे लगता है, और इसके बारे में मेरी काफी सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भी हुई है ये कहने के लिए। तो जनरल बिपिन रावत पूरी तरह से पॉलिटिसाइज्ड थे, और उसके बाद हमारी सेनाओं में वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल सुरेश जो थे वो एयर चीफ बनने वाले थे, लेकिन उनकी जगह पे उसी दिन रिटायर होने वाले एयर मार्शल भदौरिया जी को एयर चीफ मार्शल बना दिया गया। तो सेनाओं के अंदर बहुत बुरी तरह से राजनीति का पैठ होती चली जा रही है, और हमारे सेनाओं के सभी लोग उसके सामने एक तरह से जैसे सरेंडर करते जा रहे हैं। और सबसे खराब उदाहरण देते हुए, जिसको देते हुए मेरा सिर नीचा होता है, कि हमारे एयर चीफ मार्शल साहब से 9 अगस्त को एयर मार्शल कत्रे के मेमोरियल लेक्चर में एक झूठ बुलवाया गया कि हमने 6 पाकिस्तानी जहाजों को हवा में उड़ा दिया। उसी चीज का जिक्र उसी शाम की प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में ना होना, अगर होता तो हम फिर भी मानते अधिकृत बयान है, लेकिन वायुसेना अध्यक्ष के इतने बड़े बयान का 3 महीने के बाद आना, पहले तो 6-7 मई की रात के 3 महीने के बाद 9 अगस्त को ये बयान आता है, और उसके बाद उसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की रक्षा मंत्रालय की विज्ञप्ति में जगह नहीं दी जाती। तो हमारे सेना अध्यक्षों से भी झूठ बुलवाया जा रहा है, और इसी तरह से अनिल चौहान जी भी एक मोहरा बने। और एक और घटना आपको मैं जरूर बताना चाहूंगी अभय जी, जिसमें हमारे इन्हीं जनरल अनिल चौहान ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सिंगापुर में रॉयटर्स को इंटरव्यू में ये कहा था कि हमारे 2 से ज्यादा जहाज जो है वो हताहत हुए, जी, जी, और जी। हमारे 6 से कम जहाज हताहत हुए। हुँ। लेकिन उस बात को ही एयर चीफ मार्शल एपी सिंह साहब से ये कहलवा के कि हमने 6 पाकिस्तान के जहाज हवा में मार गिराए, जो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की विज्ञप्ति में नहीं आया। ये दिखता है कि जनरल चौहान और एयर चीफ को भी आमने सामने खड़ा कर दिया गया, और तीसरी सेना जिसमें कैप्टन शिव कुमार जकार्ता में जो जिन्होंने इस तरह की बात कही थी, उनको भी, यानी कि तीनों सेनाओं को एक दूसरे के सामने खड़ा करके भिड़ा देना, हर जगह फूट डालो और शासन करो में इन्होंने तीनों सेनाओं को भी नहीं छोड़ा, और ये देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। अच्छा, अभी आपने सीडीएस जनरल चौहान के सिंगापुर वाले वक्तव्य की चर्चा की। मैं भी उस बात को लाना चाहता था, क्योंकि उस वक्त इस बात को लेके बहुत विवाद चल रहा था कि भारत के कितने विमान पाकिस्तान ने गिराए हैं, पाकिस्तान का दावा कितना सही है, कितना नहीं सही है। उसी दौरान उन्होंने ये वक्तव्य दिया, और उस वक्तव्य में उन्होंने एक और बात कही थी। जब उनसे पूछा गया इसमें गलती किसकी थी, तो उन्होंने कहा कि गलती किसकी थी इसकी वो चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि हमने इससे सबक सीखा, और उसके बाद हमने अपना सब कुछ ठीक कर लिया, और फिर हमने इस तरीके से इस तरह से उनके ऊपर हमला किया वगैरह वगैरह, इस तरह करके उन्होंने बताया। तो जी वो भी पूरी जो उस वक्त बहस थी और सरकार के ऊपर जो आरोप था, उससे उसको डिरेल करने और उसकी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना हेडलाइन मैनेजमेंट बदलना, एक स्पिन देना, वो भी जनरल चौहान के जरिए किया गया। इससे तो जी लगता है कि सीडीएस जो वर्तमान सीडीएस हैं, वो पूरी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति कहती है उसकी सेवा में लगे हुए हैं, ना कि हमारी फौजों की प्रतिष्ठा और उसके रणनीतिक चिंतन में योगदान कर रहे हैं।
मैं आपकी बात से सहमत हूँ। देखिए, उस समय सरकार को ये समझ में नहीं आ रहा था कि अब जहाज़ों का नुकसान तो हुआ है, ये तो काफ़ी लोगों ने कह दिया था। यहाँ तक कि टेल नंबर्स बताए गए थे, हालाँकि वो कितने सही हैं सरकार का उसके ऊपर कोई बयान नहीं आया, और ये सरकार ऐसे समय में बयान इसलिए नहीं देती कि बयान दर्ज होगा, सही या गलत, लेकिन इतिहास में लिखा जाएगा, दर्ज हो जाएगा, तो इसलिए ये बयान ही नहीं देते। तो उस समय सरकार का कोई बयान ही नहीं आया था। लेकिन उसी समय की ये जो बात है, जब वो कह रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार बताना तो चाह रही थी, क्योंकि इतने जहाज़ों का चला जाना, 3, 4, 2 अगर 1 भी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सेनाओं में बाद में पता नहीं चलेगा। तो सरकार किसी तरह उगलते और निगलते दोनों नहीं बन रहा था, तो इनको सिंगापुर भेजा, यानी कि भारत की ज़मीन पर मत जाओ, वहाँ जाके ये खुलासा करो। लेकिन बाद में सरकार को ये समझ में आया कि मीडिया ही नहीं पूछ रहा है, सबसाइड हो गया है, दूसरी हेडलाइन बदल दी गई हैं, और चीज़ें हो गई, अहमदाबाद में एयर क्रैश हो गया, और ये सब कुछ बैक सीट लेता चला गया। यहाँ तक कि पहलगाम की वो नृशंस हत्याएं भी बैक सीट लेती चली गई। और ऑपरेशन सिंदूर ये नाम था, ये तो प्रधानमंत्री ने दिया है। सेनाओं से कोई भी व्यक्ति ऑपरेशन सिंदूर जैसा नाम नहीं देगा जिससे भावनाएं जुड़ जाती हैं, और भावनाएं जुड़ने के बाद सेना इस चीज का कभी ब्लेम नहीं लेगी कि उसने उन भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया, उनका सेना सौदा ने कर। ऑपरेशन सिंदूर नाम स्वीकार क्यों किया? सेना ने स्वीकार नहीं किया, थोपा हम्म। गया है। मैंने आपको पहले ही बताया, जो सरकारें एडमिरल विष्णु भागवत को सेना अध्यक्ष के पद से सैक कर सकती हैं, मुक्त कर सकती हैं, उन सरकारों से फौजी जनरल्स जरूर डरते हैं, क्योंकि वो सरकारों से नहीं डरते, वो अपने सम्मान के खो जाने से डरते हैं, वो अपनी रैंक के ऊपर कोई धब्बा लग जाने से डरते हैं। तो सेना स्वीकार क्या ही करती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकर स्ट्रैटेजी प्लान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया में ऑप्टिक्स दिखाते हैं कि वो तीनों सेनाध्यक्षों से कुछ बात कर रहे हैं और पूरा कैमरा साइलेंट है। तो पाकिस्तान को अपन ने मूर्ख समझा हुआ है क्या? हम्म। पाकिस्तान बेहद धूर्त राष्ट्र है। उसे हम्म। पहले से समझ में आया कि ये बालाकोट की तरह कोई काम करेंगे, तो उसका उस दिन जो उसका जो ऑप रडार्स थे उसके, वो बहुत एक्टिव थे। उस मामले में पाकिस्तान ने उनको तुरंत डिटेक्ट किया था, और इसीलिए उन जहाजों का नुकसान हुआ था, जिसके बारे में सरकार आज बोलती तक नहीं। लेकिन 3 दिन पहले ट्रंप ने एक बार फिर कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर में 10 जहाज गिरे थे। तो हम्म। ये ट्रंप का ये भाषण भी सब जगह मौजूद है, काफी सोशल मीडिया पे घूमा। तो सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर नाम स्वीकार नहीं किया था, ये उनके ऊपर चिपका दिया गया था, और चिपकाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, जिन्होंने उस नाम ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा, और सिंदूर का सौदा फाइनली करके सीज फायर करवा दिया, जिसकी घोषणा ट्रंप ने की। ठीक। बहुत ही उम्दा विश्लेषण रहा आपका, विंग कमांडर अनुमा आचार्य। और ये एक बहुत ही उलझा हुआ मसला था। हम लोग जो कि नागरिक क्षेत्र में रहते हैं, फौजी मसलों की समझ नहीं रखते हैं। आपने इसके ऊपर प्रकाश डाला, और हम लोगों की काफ़ी कुछ बात समझ में आई कि ये सब दाँव-पेच क्यों हो रहे हैं, और इस दाँव-पेच में फ़ौजों को मोहरा बनाया जा रहा है, फ़ौजों का राजनीतिकरण हो रहा है, जबकि भारतीय सेनाएँ पॉलिटिकल नहीं हैं, वो राजनीतिक नेतृत्व में काम करती हैं। और राजनीतिक नेतृत्व को चाहिए कि वो सेनाओं को निर्देशित करे, उन्हें उनके लक्ष्य लक्ष्य दे, लेकिन उनका राजनीतिकरण ना करे। यहाँ क्या हो रहा है कि सेना जब उनसे कहती है कि आप निर्णय लीजिए, जो कि जनरल नरवणे की किताब में आ गया है स्पष्ट रूप से निकल कर, जब चीन के चारों टैंक आ रहे थे और ये लोग कोई निर्णय लेने के लिए तैयार नहीं थे, और बाद में उन्होंने कह दिया जैसा आप उचित समझें आप कीजिए। वो निर्णय लेना की जिम्मेदारी है वो तो कर नहीं रहे हैं, और सेना का राजनीतिकरण करने में लगे हुए हैं, जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए, सेना के लिए, इन सब के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अनुमा जी। मैं मैं एक बात जी कहना चाहती हूँ जाने से जी पहले, जी अभय जी, वो ये है कि जो सेना का राजनीतिकरण तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे जनरल जो हैं, आर्मी के ही जनरल हैं, मेरी जनरल जीडी बख्शी से उस दिन बात हुई थी, तो वो कहने लगे कि भाई जो उचित समझो करो, वो तो सही कहा उन्होंने। तो ये वो जनरल्स हैं जो जो डिप्लोमेसी की जो महीन चीजें हैं, वो नहीं समझते, क्योंकि उनके पास ध्येय होता है, लक्ष्य होता है, वो उसी पर अपना निर्णय चाहते हैं, और जो सरकार ऐसा कह दे वो सोचते हैं हमें अच्छा निर्णय दिया है। लेकिन कहीं पर भी दुनिया में, कहीं पर भी सेनाएं युद्ध का निर्णय नहीं लेती, वो पॉलिटिकल विल की लेती है, जो बिल्कुल आपने ठीक बात, ऑलरेडी बिल्कुल कहा। ठीक जी, बात। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जी, धन्यवाद। मैं फिर कभी आपसे अनुरोध करूंगा तो आप अपने कीमती कीमती वक्त हम लोगों को दीजिएगा। जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया अनुमा जी।